हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग बच्चों। इससे पहले हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अगर बच्चों मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दूं कि किस तरीके से हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपको पता है कि इस हमारे यूनिवर्स में हमें जितने भी एलिमेंट्स नोन है, 118 एलिमेंट्स जो नोन है, दैट मीन्स वो दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हीं 118 एलिमेंट्स से बनी हुई है। जितना भी हमें पता है, जितना भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमें पता है, हमें ये पता है कि जितनी भी सारी चीज़ों की हमने स्टडी करी है, पूरी दुनिया सारी की सारी इसी एलिमेंट से बनी है, 118 एलिमेंट से। तो वी नो कि किस किस चीज़ से एलिमेंट, जैसे सपोज़ करो आप अपने आसपास देखते हो बच्चों, तो आपको वही जितने कलर्स आपको पता हैं उन्हीं कलर्स की हर चीज़ दिखती है ना। तो इसी तरीके से उन्हीं के कॉम्बिनेशन की हर चीज़ दिखती है। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स उन्हीं 118 एलिमेंट से बना है या उनके कॉम्बिनेशन से बना है। तो सबसे पहले आपने एटम्स के बारे में पढ़ा, सबसे छोटे थे एटम, उनके बारे में पढ़ लिया। फिर आपको पता था कि इन 118 को कैसे हमें एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक एक करके पढ़ोगे तो मुश्किल था। तो उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि किस तरीके से मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूँ, सो दैट कि मेरे को इसकी स्टडी ईजी हो जाए। अब जो बच्चों नया चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ये बेसिकली इसमें हम क्या करने वाले हैं और क्यों ज़रूरत पड़ती है इस चैप्टर की, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूँ, तो आप अगर डे टू डे लाइफ में बच्चों, अगर आपको पता है कि आपको एलिमेंट पता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, तो आप डे टू डे लाइफ में बच्चों अगर ढूंढने की कोशिश करोगे ना कि खाली आपको ऑक्सीजन मिल जाए, O मिल जाए, या H मिल जाए, या AU मिल जाए, AU तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन H मिल जाए, O मिल जाए, ये सारी चीज़ें बच्चों रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और इनका इस फॉर्म में मिलना, खाली H के फॉर्म में मिलना, O के फॉर्म में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेसिकली आपको H जो होगा वो H2 के फॉर्म में मिलेगा, जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में मिलेगा। 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो फर्स्ट थिंग बॉन्ड के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि जो एटम्स हमने पढ़े हैं वो उस फॉर्म में, क्यों उसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, बॉन्ड बनाने से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ऑब्वियसली बच्चों ज़्यादा स्टेबल होते होंगे तभी वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हमें इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस करना है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरीके से, जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा आपने अगर मैं बोलूं तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल के बाद आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा, आपने देखा कैसे कैसे सारी चीज़ें डिस्कवरी हुई। फिर आपने थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, क्वांटम मॉडल, तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाते रहे। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले किसने बताया बॉन्ड के बारे में, ये सारी चीज़ें। तो चलिए बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि ये सारी चीज़ें कंबाइन क्यों होती है और बॉन्ड क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए बच्चों, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड। तो अगर आपसे इसका कोई क्वेश्चन पूछे कि बॉन्ड क्या होता है, तो इसका सिंपल आंसर होगा बच्चों, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स एटम, आयंस एक्सेट्रा। दो एटम को, एक हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन है, इसको जोड़ के रखने वाली चीज़ को बॉन्ड बोलते हैं। Na+ है, Cl- है, ये आयन है, इसको जोड़ के रखने वाली चीज़ को बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड अलग अलग हो सकते हैं, किस किस टाइप के बॉन्ड होते हैं अभी उस पर ना फोकस करके हमें बस ये समझना है कि बॉन्ड हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, एटम्स और आयंस को बाइंड करके रखता है। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो दो चीज़ों को जोड़ के रखे, उसको आप क्या बोलते हो, जो दो एटम आयंस को जोड़ के रखते हैं उसको बोलते हो बच्चों बॉन्ड। तो आई होप आपको बेसिक जो मतलब होता है बॉन्ड का वो समझ आया होगा। और क्योंकि 10th में आपने पढ़ भी रखा है कि बॉन्ड सिंगल हो सकता है, ऑक्सीजन में डबल हो सकता है, नाइट्रोजन में आपने पढ़ रखा है ट्रिपल हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्टेक्स्ट पहले से भी है बॉन्ड के बारे में।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है कि व्हाट इज़ बॉन्ड बच्चों। अब इस चैप्टर में जैसे हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था ना कि सबसे पहले कौन थे जिन्होंने सबसे बेसिक चीज़ बताई कि एटम कैसा दिखता है, क्या होता है, इसी तरीके से जब हम एटॉमिक बॉन्ड की बात करते हैं ना तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कॉसल एंड लुईस का। किस किस का नाम आता है बच्चों? कॉसल एंड लुईस का, कि इन्होंने ही सबसे पहले एक आइडिया दिया था कि बॉन्ड किस तरीके से बन सकता है, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको हमें पढ़ना है। अगर मैं आज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों मैं बात करूं कि हम क्या क्या कवर करेंगे, तो अंडर कॉसल एंड लुईस अप्रोच जो सबसे पहला अप्रोच था ये बताने का कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। वेस्पर थ्योरी आएगा बच्चों, वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी। दैट मीन्स जिस तरीके से आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था ना, सबसे बेसिक मॉडल, फिर उससे अच्छा मॉडल, उससे अच्छा मॉडल, फिर सबसे अच्छा मॉडल, इसी तरीके सबसे बेसिक बॉन्ड बनने का तरीका सबसे पहले किसने बताया, फिर और किसने बताया, फिर और किसने बताया, और किस किस तरीके से। तो ऑब्वियसली सिमिलर तरीके से हम पढ़ेंगे कि पहला पढ़ा उसमें कुछ लिमिटेशंस निकलेगी, फिर किसी और ने बेटर बताया, फिर उसकी लिमिटेशन निकलेगी। इस तरीके से सिमिलर पैटर्न पे ये चैप्टर चलेगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इंटरेस्टिंग है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको कंटिन्यूएशन में जब बाकी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ कॉसल एंड लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट हैं, ये कॉसल एंड लुईस। इन लोगों ने सबसे पहले बताया था बच्चों कि केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। अब इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है बच्चों। हमें इंट्रो पढ़ना है कि सबसे पहले इन लोगों ने बताया क्या था। देन अगर मैं बात करूँ बच्चों तो ऑक्टेट रूल, आप सबने सुना होगा ऑक्टेट रूल क्या होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट रूल बोलते हैं, क्या है उस चीज़ को देखेंगे। फिर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। ये सारी चीज़ें बच्चों हम कॉसल एंड लुईस अप्रोच के अंडर में पढ़ने वाले हैं। देन हमारे पास बच्चों क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कॉसल लुईस अप्रोच से। फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे बच्चों। तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं। और लास्ट में बच्चों लिमिटेशन, मैंने बोला ना कि इसमें पक्का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी, तभी इससे कुछ एडवांस पढ़ोगे आप। तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमें पढ़ना है अंडर कॉसल एंड लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अगर मैं आज के वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बच्चों, तो खाली हम इंट्रो कवर करने वाले हैं। लेकिन खाली एक टॉपिक कवर कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत सिंपल सा कुछ होगा। सिंपल है, बट हाँ आपको समझ में आना चाहिए। यहीं पे आपका फाउंडेशन सेटअप होगा कि किस तरीके से आगे ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको इंट्रो समझना कि कॉसल एंड लुईस ने सबसे पहले क्या क्या सारी चीज़ें बताई। तो सबसे पहला देखो, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट थे तो पैरेलली इन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, लुईस ने क्या क्या सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या क्या है। लुईस ने क्या बोला ना कि एक एटम एक पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसको कर्नल बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है वो एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, जिस पॉजिटिव स्फीयर को कर्नल बोलते हो। ठीक है, और ये सराउंडेड होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ये सराउंडेड होते हैं किससे बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सराउंडेड किससे होते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब अगर मैं बताना चाहूँ कि ये क्या बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो सपोज़ करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फ्लोरीन का। अभी फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 9। तो वी नो कि फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाकी में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो क्या कहते हैं कि फ्लोरीन का न्यूक्लियस प्लस जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं साथ में क्या बोलूँगा, कर्नल। इसको क्या बोलूँगा, साथ में कर्नल बोलूँगा। इस पूरे को पॉजिटिव स्फीयर मानूंगा। ठीक है, इस पूरे कर्नल को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ एक स्फीयर से। तो ये कर्नल हो गया, इसके अंदर पॉजिटिव तो इसका न्यूक्लियस है ही है, साथ में जो इनर इलेक्ट्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू लुईस दैट इज़ पार्ट ऑफ कर्नल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाहर से जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 7 बच गए। तो उसको हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7
अब ये तो आपको 2D में बता दिया मैंने कि 7 इस तरीके से होंगे। अकॉर्डिंग टू लुईस उनका कहना था कि ये जो स्फेयर होता है ना बच्चों, इसके चारों तरफ एक क्यूब जैसा बना लो, ठीक है, एक कैसा बना लो, क्यूब जैसा बना लो। अब इस पे कितने कॉर्नर हो गए, क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं बच्चों, 8 कॉर्नर होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चों, इनका क्या कहना था लुईस का कि एवरी एटम ट्राइज टू अटेन ऑक्टेट, ट्राइज टू कंप्लीट ऑक्टेट। इनके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी एलिमेंट, ये पोस्टुलेट था, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू लुईस every element tries to complete its octet to become stable। उनका कहना था लुईस के अकॉर्डिंग स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अकॉर्डिंग टू लुईस बहुत सिंपली उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो उसको क्या करना है, सिंपल ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। तो उनका कहना था कि कर्नेल जो होता है ना, जिसको मैंने बताया कि कर्नेल क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहा हूँ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ के अंदर वाले। तो ऑब्वियसली मैं इसका न्यूक्लियस और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को मैं कंबाइन करके कर्नेल बोल रहा हूँ, जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो उनका कहना था कि इसके चारों तरफ 8 जगह होती है, क्यूब एक्चुअल फिजिकल क्यूब कुछ नहीं, 8 जगह होती है जो कंप्लीट होना चाहिए। ये 8 चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं बोलूँगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन की बात करोगे तो 7 ही है, तो 1 2 3 4 5 6, एक एम्प्टी स्पेस रह गया। ये क्या हो गया, ये खाली जगह रहेगी एम्प्टी। तो उनका कहना था लुईस का कि जब तक ये फिल नहीं होगा मैं नहीं बोलूँगा कि फ्लोरीन क्या हुआ, स्टेबल हुआ। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लुईस, अगर मैं समराइज करूँ तो उनका कहना था कि ऑक्टेट कंप्लीट होना इज सफिशिएंट कि कोई एटम स्टेबल हो जाए। उनके हिसाब से एटम बॉन्ड इसीलिए बनाता है ताकि वो स्टेबल हो, और बेसिकली उसके लिए उसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से आएगा, किसी और के पास से आएगा ना, तो जिसके पास से भी आएगा उसका और इसका एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लुईस कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो क्या क्या बच्चों हमने पढ़ा कि लुईस के अकॉर्डिंग एटम में क्या होता है, कर्नेल होता है। कर्नेल क्या होता है आपका, कर्नेल बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन किसको बोल लो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रह गया उसको छोड़ के अंदर वाले। तो इसको कंबाइन फॉर्म में आपने कर्नेल बोल दिया, जिसको पॉजिटिव स्फीयर बोल दिया आपने। और ये जो है, ये पूरा जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, जो ये आपका कर्नेल, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, इसको आपने कर्नेल बोल दिया। एंड देन जो आउटर मोस्ट है वो आप क्यूब पे 8 जितने भी है उसको लगा दो। तो जितने कम पड़ गया ऑब्वियसली उतने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होंगे स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ बच्चों, सपोज मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ। तो सोडियम में 2 8 1 होता है ना। तो अगर आप बात करोगे बच्चों तो सिंपल सी चीज़ है, देखो न्यूक्लियस तो हो ही गया, साथ में इनर इलेक्ट्रॉन में कौन कौन आ गए, 2 8 सब आ गए। तो आउटर में खाली 1 बचा ना। तो अब इसके पास ऑप्शन है ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या, या तो 7 ले आए कहीं से या 1 ये लूज़ करते। आप सब ने जब कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ा था तो आपने यही पढ़ा था ना, टेट्रावैलेंसी क्यों होती है, क्योंकि 4 गेन नहीं कर सकता, 4 लूज़ नहीं कर सकता। तो कुछ रीज़न थे, क्योंकि वहाँ पे 4 थे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 लूज़ करना इसके लिए बहुत आसान है। तो ये 1 लूज़ करके ऑक्टेट बना लेगा और एज़ पर लुईस ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करूँगा तो 2 और 6, तो ये तो आपका न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, कर्नेल बन गया। आउटर मोस्ट में 6 हैं, तो आउटर मोस्ट में जब 6 हैं ये कर्नेल हो गया। और आउटर मोस्ट में बच्चों जब 6 हैं तो आई नो कि 1 2 3 4 5 6 ऑक्यूपाई हो गया, 2 जगह खाली पड़ी है।
अब जब तक ये इसका फिल नहीं होगा तब तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा एज़ पर लुईस ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा लुईस ने क्या क्या बातें कही। इसके बाद क्या आता है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है लुईस सिंबल के बारे में। लुईस सिंबल बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है। लुईस सिंबल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप या तो उस एटम का सिंबल लिखते हो, ठीक है, उस एटम का सिंबल लिखते हो, या सिंपल स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हो उस एटम को, और उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट करके कर देते हो। तो सपोज़ करो मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो ये 2 और 5 होगा, फर्स्ट में 2 और बाद में 5। तो ऑब्वियस सी बात है मैं न्यूक्लियस प्लस इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, स्फीयर से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज़ माय कर्नेल, दैट इज़ माय कर्नेल। और 5 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये नाइट्रोजन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, सिंपल आप बुक में देखोगे तो नाइट्रोजन इस तरीके से सिंबल करके लिखा हुआ है। अगर आप सोडियम की बात करते हो तो सोडियम ऑब्वियसली 281 होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, अगर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं। वैलेंसी क्या होती है, 8 कंप्लीट करने के लिए कितना गेन या लूज़ करना पड़ेगा। अब ये 5 लूज़ नहीं करेगा, 3 गेन करना ज़्यादा आसान है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। यहाँ पे 1 लूज़ करना ज़्यादा ईजी है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो सोडियम के लिए सोडियम लिख लो ऐसे, और 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। तो डॉट से ही जनरली करते हैं, कई जगह आपने क्रॉस, बट नहीं, आप हमेशा डॉट को प्रेफर करना, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन हो गया, ये आपका कर्नेल को रिप्रेजेंट कर, एंड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन की बात करोगे तो एटॉमिक नंबर 9, 2, 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैं ऐसे बना सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसके हिसाब से ज़्यादा इजी होता है बनाना। जैसे सपोज़ करो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ऑब्वियसली 3 बॉन्ड जब शेयर करेंगे, मैं 3 इधर बना लूँगा, 2 इधर बना लूँगा। जब आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये सामने सामने अरेंज हो गए, ज़्यादा ईजी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी लुईस सिंबल क्या होता है। ऐसे पेपर में ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लुईस सिंबल बना के दिखा दो। ऑब्वियसली अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाने को आता है, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आप लुईस सिंबल को यूज़ करते हो। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, लुईस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कॉसल ने क्या क्या बातें कही, ठीक है। कॉसल ने क्या क्या बातें, क्या क्या पॉस्टुलेट, क्या क्या बातें सारी रखी। तो सबसे पहला पॉइंट जो कॉसल ने बोला, उनका कहना था कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस। नोबल गैस, देखो हमें पता है पीरियोडिक टेबल बच्चों कैसा होता है, इस तरीके से है ना। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा, दैट मीन्स जो ये ग्रुप 1 है ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बच्चों, 17th ग्रुप। इससे पहले वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल ये क्लियर होगा, समझ आ रहा होगा। और 17th और फर्स्ट के बीच में 17th 18th फिर फर्स्ट, 17th 18th फिर फर्स्ट। तो मैं बोलूं कि 17th एंड फर्स्ट के बीच में कौन आता है, तो इनके बीच में नोबल गैसेज आते हैं। क्या आते हैं, नोबल गैसेज आते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो नोबल गैस बन जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो नोबल गैस बन जाएगा। सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ये 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये नोबल गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 28, ठीक है। अब इसका देखो 27 है और इसका क्या है 281। तो दोनों चाहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना,
ठीक है। ये कैसे करेगा, एक गेन करके, ये कैसे करेगा, एक लूज़ करके। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए सबसे आसानी से रेडी है, इसको सेपरेट कौन करता है, नोबल गैस सेपरेट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या कहना चाहते थे कौशल। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उनका कहना है, इसी पॉइंट के कंटिन्यूएशन में मैं बोल सकता हूँ कि उनका कहना है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है बच्चों, सोडियम है। तो ऑब्वियसली सोडियम क्या करेगा, एटॉमिक नंबर 11 281 है, ये क्या बनाना चाहता है, ये बनाना चाहता है बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके न्यूक्लियस में तो अभी भी 11 प्रोटॉन ही है ना, और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह गया, उसका प्लस चार्ज मैं यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। दैट मीन्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और वो क्या बना लेते हैं, कैटायन बना लेते हैं। इसी के अपोजिट उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बनेगा, क्लोरीन माइनस बना लेगा। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि पहले पॉइंट में कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव है उसको सेपरेट कौन करता है, नोबल गैस करते हैं। एंड देन उन्होंने सेकंड पॉइंट बोला कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एक पॉजिटिव बना के कैटायन बना लेता है, एक नेगेटिव बना के एनायन बना लेता है। ठीक है, पॉजिटिव को कैटायन बोलते हो, नेगेटिव को एनायन बोलते हो। ठीक है बच्चों, एंड देन उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि ये भी कंटिन्यूएशन में हो जाएगा कि ये कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि देखो अपोजिट चार्ज है ना, ये कंबाइन हो जाते हैं। तो एक प्लस और नेगेटिव चार्ज ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है यही क्या है बच्चों, बॉन्ड है। यही क्या है, बॉन्ड है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से बॉन्ड बनता है। तो यही जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको आप क्या बोलते हो बच्चों, बॉन्ड है। और देखो ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, स्टैटिक चार्ज के बीच में दो फोर्स लग रहे हैं, तो इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हो बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बॉन्ड कैसे बना, इज रिजल्ट ऑफ हियर द बॉन्ड इज रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। और जिसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहा है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो। बच्चों अगर मैं बताऊँ तो इसी को आप आयनिक बॉन्ड भी बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो, आयनिक बॉन्ड बोलते हो। जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड बताऊंगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से डिफरेंस भी बताऊंगा क्या होता है, आपको पता भी होगा। लेकिन आपके लिए जो आयनिक बॉन्ड है इसी को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो भी आपने पढ़ा, यही आपका आयनिक बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और एक ने लूज़ कर दिया। ठीक है, शेयरिंग नहीं होती। जब आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आपको पता भी होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। उसको और अच्छी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आज जो वीडियो थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने बस ये समझने की कोशिश करी है अभी तक कि किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट किया, देन हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्यों इस सीक्वेंस में पढ़ रहे, देन हम बॉन्ड क्यों पढ़ रहे, बिकॉज हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में हर चीज़ क्या है कि किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो वो कौन सी चीज़ें कंबाइन क्यों होता है, बॉन्ड की वजह से होता है। बॉन्ड क्या होता है वो हमने पढ़ा, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। किसने बताया सबसे पहले बॉन्ड के बारे में, कौशल एंड लुईस ने। लुईस ने क्या बताया, लुईस सिंबल क्या होता है, कौशल ने क्या बताया। तो ये सारी चीज़ें हमने इंट्रो पढ़ी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें, ऑक्टेट रूल पढ़ोगे, अभी आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे, आप किस तरीके से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हो इनके सिंबल से, एंड देन फॉर्मल चार्ज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो बहुत कुछ है पढ़ने को बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।